हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज फिर मैं एक नए सीरीज के साथ जीके और जीएस दोनों का कंबाइंड क्लास लेके आया हूं, जो सुपर 30 का सीरीज 2 आज करवाएंगे। ठीक है ना, सीरीज 2 सुपर 30 यानी कि आपका सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट करवा चुके हैं और आज का जो क्लास है आपका सीरीज 2 होगा सुपर 30 एमसीक्यू का। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा वीडियो अंत तक देखना ना भूले और ना ही छोड़े। ठीक है ना, इसलिए क्लास आज का इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, फर्स्ट क्वेश्चन 1969 जो दिया हुआ है 1965 ही आपका 1969 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है? ठीक है ना, तो 1969 में सरकार के द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? ये आपका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का। ठीक है ना, तो 1969 में, ठीक है ना, यानी सरकार के द्वारा बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1965 में 1969 हुआ है और ये 19 जुलाई का हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एक होता है आपका अप्रैल 1980। ठीक है ना, अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये भी याद रखिएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है ना, 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण आपका 2 बार होता है। ठीक है, एक तो आपका 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है ना, ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये खेरा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में पूछा गया। ये खेरा जो आंदोलन आपका है 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें ये आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा ये खेरा आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन कब हुआ था? 1918 को हुआ था। 1919 के बाद क्या जाए तो रलेक्ट एक्ट क्या हुआ था? रलेक्ट एक्ट क्या हुआ था? रलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 1893 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1893 दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट के आते हैं। ठीक है, 1918 महात्मा गांधी खेरा आंदोलन से संबंधित है, 1919 रिलेक्ट एक्ट से संबंधित है और 1917 आपका दिया है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? 1917 आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा, जो चंपारण आंदोलन है 1917, बिहार में एक जमींदार किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण की यात्रा किए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो पश्चिम चंपारण जो 1917 में आए थे, किनके कहने पर या किनके बुलाने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो एक बहुत बड़ा जमींदार था, उनके कहने पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? पश्चिम चंपारण 1917 को आए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1917 चंपारण आंदोलन, 1919 रिलेक्ट एक्ट, 1918 खेरा आंदोलन। ठीक है, और 1919 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? देखिए, अरावली का जो उच्चतम बिंदु है आपका ये गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। अरावली का उच्चतम बिंदु आपका क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर। ठीक है, अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है? ये राजस्थान में। कहाँ है ये आपका? राजस्थान में। कहाँ है ये आपका? राजस्थान में। शेड्डल पीक ये है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, शेड्डल जो पीक है, शेड्डल पीक उत्तरी और दक्षिणी अंडमान का सबसे बड़ा ऊंची चोटी है आपका। ठीक है ना, गुरु शिखर राजस्थान है। ओम पर्वत आपका उत्तराखंड है। ओम पर्वत कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें आपका है अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है?
तारावली का जो उच्चतम बिंदु है आपका गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। ओम पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में है। शेड्डल जो पीक है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। क्या है? उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप सबसे ऊंची चोटी क्या है? शेड्डल पीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात किया जा रहा है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है, ठीक है ना। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में। कब होता है मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1912 जो दिया हुआ है ये बिहार स्थापना है। बिहार की स्थापना अगर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो 1912 कब हुआ था? 1912, ठीक है। 22 मार्च 1912 बिहार की स्थापना है। 1906 में है मुस्लिम लीग की स्थापना। 1917 याद रखिएगा चंपारण आंदोलन। क्या याद रखिएगा? चंपारण आंदोलन, ठीक है ना। चंपारण आंदोलन 1917। 1914 याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध। 1914 प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा कब हुआ है? 1914 का प्रथम विश्व युद्ध होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 को। उसके बाद हम लोग भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात किया जा रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात किया जा रहा है तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत होता है तो 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत होती है भारत में। उसके बाद आप आते हैं नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात किया जा रहा है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, देखिए ये नीति जो आयोग है ये इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, नीति आयोग की स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग से पहले जो इसका नाम था योजना आयोग नाम था। क्या नाम था? योजना आयोग। योजना आयोग। नीति आयोग को इससे पहले नाम क्या था? योजना आयोग, ठीक है ना। योजना आयोग इसका नाम था। ये 5 वर्ष का कार्य होता था। इसमें कितने वर्ष का कार्य होता था? 5 वर्ष के। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसके अनुसार अगर योजना का स्थान अगर नीति आयोग लिया है, ठीक है, योजना आयोग का स्थान कौन लिया है? नीति आयोग। तो योजना का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो 2015 की अगर बात किया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना होता है तो 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। याद रखिएगा। और ये जो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ है ये आपको, ठीक है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना होता है। योजना आयोग याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जाए आपको नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की कब भंग किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग की बात की, यही योजना आयोग जिसको बात किया जा रहा है। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या है? वर्तमान में नीति आयोग। योजना के स्थान पर क्या है? नीति आयोग। अभी क्या चल रहा है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। सॉरी, योजना आयोग के स्थान पर क्या चल रहा है आपका? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग चल रहा है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो ये योजना आयोग को कब भंग किया गया है? भंग करने की बात किया जा रहा है ये आपका 2014। कब भंग किया गया है? 2014, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो याद रखिएगा 2014 में भंग किया गया था। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो बना है वो आपको 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1 आपका जनवरी में जनवरी 1 लिख लीजिए। जनवरी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, नीति आयोग लागू किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। और योजना आयोग को भंग किया गया था आपको 2014 में, ठीक है।
इस प्रकार से क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, पूरा डिटेल्स के साथ होगा और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। देखिए कालिदास सम्मान, ठीक है ना, कालिदास सम्मान किस राज्य के सरकार द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? देखिए जो भी किसी व्यक्ति के नाम पर अगर सम्मान की बात किया जाए तो आपका अधिकांशतः जो आंसर अगर करना है, ठीक है ना, वो आपको मध्य प्रदेश करना है। लेकिन झांसी, ठीक है ना, लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है ये आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। इसमें आपका जैसे कालिदास जो पुरस्कार है ये आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। आंसर में आपका क्या है? आंसर करना है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कालिदास सम्मान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लता मंगेशकर अगर पुरस्कार पूछा जाता है तो ये भी आपका मध्य प्रदेश ही है, ठीक है ना, ठीक है। लता मंगेशकर या कालिदास ये भी आपका क्या है? ये कालिदास है जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कौन? कालिदास, ठीक है। नवरत्नों में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में से एक थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारों में रहते थे कालिदास, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश जो है वो कालिदास सम्मान देता है। लता मंगेशकर ये सम्मान मध्य प्रदेश ही देता है। किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। तो अधिकांश तानसेन भी पुरस्कार जो आपका है, तानसेन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार याद रखिएगा। तानसेन क्या है? तानसेन। तानसेन जो पुरस्कार है याद रखिएगा, तानसेन पुरस्कार वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। एक पुरस्कार सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है झांसी की रानी पुरस्कार। झांसी की रानी पुरस्कार ये जो दिया जाता है झांसी रानी पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा अधिकांशतः जो नाम है जैसे तानसेन पुरस्कार हो गया, लता मंगेशकर पुरस्कार हो गया, कालिदास सम्मान पुरस्कार हो गया, ये सब जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। लेकिन झांसी की रानी जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान। देखिए ये नीले लिटमस है, ये लाल रंग में बदल देता है इस विलयन का पीएच मान को। देखो पीएच मान जो निर्धारण करता है, पीएच मान को जो निर्धारण किया था, पीएच मान का निर्धारण इसका था एचपी सोरेनसन। क्या नाम था? एचपी सोरेनसन, याद रखिएगा। सोरेनसन क्या नाम बना है? एचपी सोरेनसन, याद रखिएगा। एचपी क्या है? एचपी सोरेनसन। यानी पीएच का जो मान जो विलित किया था उसका नाम था एचपी सोरेनसन। क्या था नाम? एचपी सोरेनसन था, ठीक है। पीएच मान का निर्धारण करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था एचपी सोरेनसन। क्या याद रखिएगा? एचपी सोरेनसन, ठीक है। देखिए जिसमें कहा जाता है जो 7 होता है बिलियन, अगर 7 होता है तो उसे उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको उदासीन बोला जाता है। 7 को क्या बोला जाता है? उदासीन। अगर 7 से अधिक है, पीएच मान अगर 7 से अधिक है, इसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय। 7 से अधिक है तो क्षारीय बोलते हैं। अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से अगर कम है, याद रखिएगा, अगर 7 से कम है, 7 से अगर कम है ये आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि 7 है तो नेट है, जैसे 7 अगर है तो उदासीन है, उदासीन के अंतर्गत आपको जल आ जाता है। उदासीन के अंतर्गत क्या आ जाता है? जल आ जाता है। याद रखिए, पूछा जाता है उदासीन कौन सा होता है, तो जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने का विलयन का जो पीएच मान क्या होता है, तो आपका आंसर 7 से कम हो जाएगा। क्या होता है? अगर 7 से कम होता है तो लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है 7 से कम, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, उदासीन पूछा जाता है अधिकांशतः उदासीन क्या होता है? आपका जल होता है, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय है। जब भी बात किया जा रहा है तो ओनली 4, जब भी बात किया जा रहा है तो क्वेश्चन पर बात किया जा रहा है, अलग से कुछ भी बात नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्लास सीखने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक की अगर स्थापना की बात किया जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपका 1955 हुआ, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1955। भारतीय स्टेट बैंक को पहले, इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक को की स्थापना 1955 में होता है। अगर डेट के साथ 1 जुलाई याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, ठीक है, 1 जुलाई 1955 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होता है, ठीक है ना। और इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से
भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता है। और LIC की बात किया जाए, LIC का स्थापना 1956 में होता है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना 1956 में होता है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना आपको 1956 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपका 1900, ठीक है ना, 55 हो जाएगा। RBI की अगर स्थापना की बात किया जाए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 1935 का भी याद रखिएगा, 1935 याद रखिएगा। RBI की स्थापना 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935, LIC की स्थापना 1956, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955, और इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था आपको भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद है UN में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए, UNO में अस्थायी सदस्य की संख्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN में जो अस्थायी सदस्य की संख्या बात किया जा रहा है वो अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य, पूछा जाए कुल कितना सदस्य है, तो 15 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ 15 सदस्य हैं। 15 जो सदस्य, कुल सदस्यों की बात किया जा रहा है 15, जिसमें अगर अस्थायी की बात किया जाए तो आपका अस्थायी सदस्य 5 हुए हैं, और अस्थायी सदस्य की बात किया जाए तो आपका ये 10 हुए हैं। 10 जो अस्थायी सदस्य, इसके 2 वर्ष पर चुनाव होता है, ठीक है ना, इसका जो सदस्य है इसके 2 वर्षों पर चुनाव होता है, ठीक है ना। और 5 सदस्य इसका अस्थायी है, और 5 सदस्य जो अस्थायी है उसे वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है। और कौन कौन है 5 अस्थायी सदस्य के नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, उसके बाद इंग्लैंड, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड, और अमेरिका। ये 5 जो देश हैं ये आपका, ठीक है ना, अस्थायी सदस्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि इनमें से दी गई कौन सी जो सदस्य है जो अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें 3 को दे देगा, 1 को नहीं दे सकता है, या आपको इसमें से 5 दिया रहेगा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। तो चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका आपका क्या है, अस्थायी सदस्य है। क्या है ये जो 5 है आपका, ये अस्थायी है, क्या है, अस्थायी सदस्य है, किसका, UNO को, ठीक है ना। और 10 इसका अस्थायी सदस्य है, और टोटल इसका 15 सदस्य होता है। तो UN में अस्थायी सदस्य की संख्या पूछा गया, वो अस्थायी सदस्य संख्या 10 है, ठीक है ना। ये आपका अस्थायी सदस्य है, ये आपका क्या है, अस्थायी सदस्य संख्या है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। उसके बाद है कल्पना फर्स्ट, इसका यहाँ पर जो लिखना है वो कल्पना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कल्पना फर्स्ट, ठीक है ना। कल्पना फर्स्ट कैसा उपग्रह है, ठीक है ना, मतलब कल्पना जो फर्स्ट है वो कैसा उपग्रह है, कहने का अर्थ संचार है, सैन्य है, या नेविगेशन है, या मौसम विज्ञान है, ठीक है ना, मौसम विज्ञान है, ठीक है ना। तो कल्पना जो फर्स्ट है आपका मौसम विज्ञान है, क्या है, मौसम विज्ञान है, ठीक है ना। कल्पना चावला एक भारतीय, ठीक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक थी, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थी, जिसकी मृत्यु 1 फरवरी, ठीक है ना, 1 फरवरी, याद रखिएगा, 1 फरवरी 2003 में हो जाती है, ठीक है, कब हो जाती है, 1 फरवरी 2003 के, ठीक है ना, कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है वायुयान से, ठीक है ना। और इसी के नाम पर, ठीक है ना, कल्पना 1, ठीक है ना, मौसम उपग्रह का नाम रखा गया। तो इसलिए पूछा जाता है कि कल्पना 1 क्या है, संचार है, सैन्य है, नेविगेशन या मौसम विज्ञान है, ये आपका मौसम विज्ञान है। और इसको मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मैटसेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, मौसम विज्ञान को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत में UND में किस वर्ष शामिल हुआ था, भारत UND में, UND नहीं होगा, UNO होगा, ठीक है। भारत UN में कब शामिल हुआ था, याद रखिएगा, भारत UN में कब शामिल हुआ था, याद रखिएगा। UN का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, UN का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात किया जाए, 24 अक्टूबर को होता है, कब होता है, 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945, कब होता है, 1945 को, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है, ठीक है ना। और भारत इसका सदस्य कब बनता है, तो भारत इसका सदस्य 6 दिन के बाद बनता है, यानी कि अगर 24, ठीक है ना, यानी 24 अक्टूबर 6 दिन के बाद कहने का अर्थ हुआ, याद रखिए 6 दिन के बाद
इसका मतलब 30 अक्टूबर। कब बनता है? 30 अक्टूबर 1945। कब बनता है? 30 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। जब यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना, उसके 6 दिन के बाद, ठीक है ना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 1945, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि भारत यूएनओ, क्या याद रखिएगा? यूएनओ, ठीक है ना। भारत यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो भारत यूएनओ में, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत शामिल हुआ था, आपको 30 अक्टूबर 1945 को। कब भारत शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल होता है यूएनओ में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19, ठीक है, भारत में कहता है कोविड-19 कारण प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? याद रखिएगा, भारत में जो कोविड-19 हुआ था 2019 में, जो एक भयानक, ठीक है ना, महामारी लेके आई थी, ठीक है, जिससे देश पूरी तरह त्रस्त हो गया था। ये जो मृत्यु जो हुई थी, तो कहाँ प्रथम मृत्यु हुई थी? जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली, ठीक है ना, ऐसे जगहों में किस जगह प्रथम मृत्यु हुई थी? ये आपका कोविड-19 जो प्रथम मृत्यु हुई थी वह कर्नाटका में हुई थी। कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी, ठीक है ना, कर्नाटका में हुई थी, ठीक है ना। कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु आपको कहाँ हुई थी? कर्नाटका में। जो कर्नाटका का, ठीक है ना, जो व्यक्ति थे जिनका मृत्यु हुई थी, ये सऊदी अरब से हाल ही फिलहाल में आए थे और उनके खांसी सर्दी हुई थी, थोड़ा बहुत फीवर आया था और 1 सप्ताह तक रहा, उसके बाद डेथ कर गया, ठीक है ना। आयु इनका 76 वर्ष का था, ठीक है ना, 76 वर्ष का व्यक्ति थे, ठीक है ना, और सऊदी अरब में रहते थे। कहाँ रहते थे? सऊदी अरब से आए हुए थे, ठीक है ना। और कर्नाटका में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा भारत में कोविड-19 कारण प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो कर्नाटका, याद रखिएगा। कहता है कैलाश पर्वत, ठीक है ना, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत और नेपाल। जो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में है। कहाँ में स्थित है? तो तिब्बत में, ठीक है ना। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपको तिब्बत में स्थित है, ठीक है ना। कैलाश पर्वत आपका कहाँ में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। नेपाल आपका, ठीक है ना, नेपाल जो काठमांडू है, ये आपका एक मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही प्रचलित मंदिर है आपका काठमांडू नेपाल में, ठीक है ना। विश्व कौन सा मंदिर है? कंफ्यूज है, बता देंगे आप लोगों को, इसका जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लाल पांडा कौन सी पत्तियां खाता है? देखिए, लाल जो पांडा होता है, ठीक है ना, लाल पांडा कौन सी पत्तियां खाता है? याद रखिए, लाल जो पांडा होता है आपकी बांस की पत्तियां खाता है। कौन सी पत्तियां खाता है? बांस की पत्तियां खाता है, ठीक है ना। लाल पांडा कौन सी पत्तियां खाता है? तो बांस की पत्तियां लाल पांडा खाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देखिए, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत के 2 शहरों को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत के 2 शहरों को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। भारत के 2 शहर को वेनिस, एक हो जाएगा आपको केरल, इसको कहा जाता है केरल, और दूसरा आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी उदयपुर, क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ये 2, ठीक है ना, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये दोनों को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ पर उदयपुर, क्या आंसर हो जाएगा आपका? उदयपुर, ठीक है ना। केरल को भी कहा जाता है और उदयपुर को भी कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। उसके बाद है मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया है? मानव विकास, याद रखिएगा, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो महबूब उल हक, क्या हो जाएगा? महबूब उल हक, ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? महबूब उल हक मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया था। कब किया था? 1990 में। और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, याद रखिए, कहाँ के थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। मानव विकास की जो अवधारणा है, ठीक है ना, मानव विकास की अवधारणा महबूब हक दिए थे। कब दिए थे? 1990 में। और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इसमें अमर्त्य सेन थे, इसके सहयोगी थे। कौन थे? सहयोगी। अगर सहयोगी की बात किया जा रहा है ना, तब अमर्त्य सेन हो जाएगा। सहयोगी कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन भी, ठीक है ना, ये भारत का अर्थशास्त्री ही है, ठीक है ना, प्रचलित व्यक्ति है अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के रूप में। उसके बाद शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो झिल्ली है वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। मानव शरीर में झिल्ली कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में झिल्ली जो पाई जाती है आपको छोटी आंत में पाई जाती है, याद रखिएगा। मानव शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है?
तो छोटी आंत में मानव शरीर में झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है। और ये यकृत है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। आपसे अगर पूछा जा सकता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, यकृत आपका हो जाएगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग की बात किया जा रहा है, आपका 6 है, 1 है, 8 है और 4 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग की बात किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही बता ही दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका 24 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को होता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसका जो सदस्य की संख्या है वो आपका 6 है। कितना सदस्य की संख्या है? आपका 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 है। और इसका स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 और 30 अक्टूबर 1945 भारत इसका सदस्य बनता है, ठीक है ना। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बनता है। भारत क्या बनता है? इसका सदस्य बनता। पूछा जाता भारत इसका सदस्य कब बनता है? तो 30 अक्टूबर 1947, 6 दिन के बाद। उसके बाद है चोरी चोरा कांड, ठीक है। ये चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये घटना आपको 1922 का है, 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 की कांड है। ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश, कहाँ घटना है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना, गोरखपुर यूपी की ये घटना है। इसमें क्या है? 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, 22 पुलिसकर्मी को, ठीक है ना, जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। इसमें इसी की वजह से क्या हो गया था? असहयोग जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था, ठीक, याद रखिएगा। ये असहयोग जो आंदोलन जो वापस लिया गया था, इसी घटना को से आक्रोशित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको याद रखिएगा चोरा चोरी जो कांड हुआ है 1922, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह घटना हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद आपका, ठीक है ना, ये चिकित्सा के बारे में जानकारी किस बेस से मिलता है? चिकित्सा के बारे में जानकारी की बात किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेद की संख्या कितनी होती है। वेद की संख्या जो होता है ना, आपका वेद की संख्या की बात किया जा रहा है। वेद की संख्या आपका 4, ठीक है ना। वेद की संख्या कितना है? 4। अगर वेदांग की संख्या अगर बात किया जाए, वेदांग आपका 6 है, ठीक है ना। उपनिषद की बात किया जाए आपको, ठीक है ना, तो उपनिषद की संख्या आपको 108 है, ठीक है ना। वेद वेदांग, ठीक है ना, और पुराण की संख्या बात किया जाए आपको 18 है, ठीक है। तो वेद वेदांग उपनिषद और पुराण की संख्या तो आपका इतना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। इसमें बात किया जाए तो वेदों के बारे में, ठीक है ना, प्रथम जो वेद है आपका, प्रथम वेद आपका ऋग्वेद है। प्रथम वेद आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद है। अंतिम वेद अगर बात किया जाए, अंतिम वेद आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अंतिम वेद अथर्ववेद है। संगीत का वेद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। संगीत का अगर वेद पूछा जाए, संगीत का वेद आपका तो सामवेद है। संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद है। और गद और पद वाला वेद भी पूछा जाता है, गद और पद का वेद। गद और पद का वेद आपका हो जाएगा यजुर्वेद। गद और पद का वेद आपसे पूछा जाएगा यजुर्वेद, ठीक है ना। और इसमें है चिकित्सा के बारे में जानकर किस वेद में मिलता है? आपका अथर्ववेद मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो हम जब क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे ना, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जबरदस्त आपका क्लास होता है और पूरे डिटेल्स के साथ होता है। अगर आप क्लास कंटिन्यू पूरा अगर लेते हैं ना, तो शायद हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने का मिलेगा। आपका एक वीडियो पूरा देखिए और क्लास को आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी पढ़ाया जाता है उसका विस्तार से पढ़ाया जाता है। और ये जो बीच में हंसी मजाक कमेंट नहीं होता, सीरियस रूप से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कोई अलग से मैटर नहीं होता, पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं होता है। ओनली फॉर अगर आप बात कीजिएगा तो सिर्फ पढ़ाई से होती है, ताकि आपका समय की बचत हो और आप में ज्ञान का विकास हो। इसी की सोच के साथ ये क्लास आपको रत्न ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू आपको सभी एग्जामों को लेके चलते हैं। और आपका ये जो सुपर 30 का आपका जो सीरीज था वो 2 था, ठीक है ना। इसमें कुछ त्रुटि बस क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगला जो आपका सीरीज 3 आएगा वो आपका 30 क्वेश्चन का होगा और जबरदस्त क्लास होगा। और आप इसी प्रकार से बने रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।